तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, ये प्रसिद्ध गणितज्ञ आर्यभट्ट निवासी जो थे ये कहाँ के निवासी थे। तो चलिए जवाब दीजिएगा कि जो प्रसिद्ध गणितज्ञ थे आर्यभट्ट, ये जो निवासी थे ये कहाँ के थे। यहाँ पर 1 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन आपका ये थे आपके कुसुमपुर पटना के, कहाँ के, कुसुमपुर पटना में आपके थे। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। याद रखिएगा आर्यभट्ट का जन्म पाटलिपुत्र में हुआ था और बिहार में वर्तमान पटना का प्राचीन नाम कुसुमपुर था। उन्होंने 23 वर्ष की उम्र में आर्यभट्ट पुस्तक की रचना की और इनकी दूसरी पुस्तक था आर्य सिद्धांत। क्या थी, आर्य सिद्धांत थी। और आगे बढ़ते पॉइंट आपसे दिया गया है, अमीर खुसरो का जन्म पूछा जाता है बहुत बार, जो कि आपके पटियाली उत्तर प्रदेश में। सुभाष चंद्र बोस का अगर पूछे तो आपको बताना है कटक उड़ीसा में। और भीमराव अम्बेडकर का जन्म पूछे तो आपको महू मध्य प्रदेश में। वेरी वेरी IMP क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। और आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है कि बाबर ने प्रथम पादशाह की जो उपाधि धारण किया था ये कहां पर धारण किया था। इसका आंसर देना है। आपका जवाब जो हो जाएगा राइट क्या हो जाएगा। देखिए आपका जो 2 नंबर आपका है तो 2 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर काबुल में। क्या हो जाएगा, काबुल। इसका जो आंसर आपका है ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। और यहां पर देख सकते हैं कि बाबर का पूरा नाम क्या है। याद रखिए जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। इनका जन्म कब हुआ था तो 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना में उमर शेख मिर्जा व कुतुब निगार के घर में हुआ था। पिता की मृत्यु के बाद लगभग 12 वर्ष की अल्पायु में 1455 ईस्वी में फरगना के सिंहासन पर बैठे और पानीपत के प्रथम युद्ध में, है ना, पानीपत का प्रथम युद्ध के पश्चात 21 अप्रैल 1526 को बाबर ने अपने को बादशाह घोषित किया था या बादशाह घोषित किया था और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। क्लियर है। यहाँ पर आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे दिया है, निम्नलिखित में से किसे कानूनी अधिकार होता है। चलिए यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर आपका है राइट क्या हो जाएगा 3 नंबर में। 3 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जो आंसर है राइट क्या हो जाएगा 3 नंबर में। तो 3 का जो ऑप्शन दिया गया बी हो जाएगा निर्वाचन आयोग। इसका जो ऑप्शन है बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, निर्वाचन हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। यहाँ पर जवाब दीजिए। यहाँ पर जो आंसर है राइट क्या हो जाएगा। कह रहा है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। आपका जवाब इनमें से 4 का जवाब क्या हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन क्या बनेगा। यहाँ पर डी नंबर बिल्कुल सही है। यहाँ पर 6 वर्ष इसका आंसर है राइट हो जाएगा, 6 वर्ष हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया गया देखिए मानव का उल्लेख किसमें मिलता है। तो मानव का उल्लेख मिलता है किसमें, तो यहाँ पर अच्छा मानव का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 700 नहीं 76 में, ओनली 76 हो जाएगा। और यहाँ पर महाधिवक्ता का है जो आपका 165 हो जाएगा। ये पूर्ण विराम लगा था। ठीक है, ये पूर्ण विराम लगा था। चलिए यहाँ पर आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था। चलिए बताइएगा 1857 के बरेली विद्रोह का नेता इनमें से कौन था। चलिए देखिए आपका जवाब इनमें से आपका 5 नंबर में क्या हो जाएगा। 5 नंबर में ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है खान बहादुर खान। क्या हो जाएगा, खान बहादुर खान, जिसका ऑप्शन आ रहा है राइट हो जाएगा आपका डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरठ छावनी में 10 मई 1857 को क्रांति का समाचार बरेली के 14 मई को पहुंचा था। यहाँ पर आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। चलिए बताइएगा गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है 6 नंबर में। तो आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर देखिएगा गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा, तो वही विधानमंडल हो जाएगा, है ना। ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर बनेगा कौन सा, सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, विधानमंडल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर देखो दिया गया अगला क्वेश्चन, समुद्री चक्रवाती तूफान ताउते किस सागर से उत्पन्न हुआ था। चलिए क्वेश्चन पूछा भी जा रहा है, बताइएगा कि समुद्री चक्रवाती जो तूफान है ताउते किस महासागर से उत्पन्न हुआ था। 7 नंबर में आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन इनमें से बनेगा कौन सा, डी नंबर है, ये आपके अरब सागर से। कहां से उत्पन्न हुआ था, आपके अरब सागर। इसका ऑप्शन डी नंबर है, लॉक करिएगा, डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि ताउते का जो नामकरण किया था वो किसने किया था, तो आपकी म्यांमार ने किया था। किसने, म्यांमार ने किया था। और यहाँ पर देख सकते हैं मेकानो चक्रवात आपके ओमान से, वायु चक्रवात आपके गुजरात में, और निसर्ग चक्रवात महाराष्ट्र में, और यास चक्रवात आपकी बंगाल की खाड़ी और उत्तरी अंडमान सागर। ठीक है ना। आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, प्रथम पंचवर्षीय योजना विकास के लिए किस मॉडल पर आधारित था। 8 नंबर जवाब देना है कि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो किस विकास पर या किस मॉडल पर आधारित थी।
यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर है हैराल्ड डोमर मर्डर, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है। और ये देश में कृषि विकास पर फोकस किया था, है ना, ये कृषि पर पहली पंचवर्षीय योजना जो थी वो आपके किस पर है, तो कृषि पर फोकस किया था। और यहाँ पर आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे दिया गया है, देखिए यहाँ पर एक पॉइंट और आपसे दिया गया है यार, आपसे इस योजना के अंत में देश में 5 IIT स्थापित किए गए थे। याद रखिएगा कि इस योजना के अंत में देश में 5 IIT स्थापित किए गए थे। और आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है, राज्यों के वित्तीय लेखों पर नियंत्रण रखता है, राज्यों के वित्तीय लेखों पर जो नियंत्रण रखता है कौन रखता है, तो देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, राज्य वित्त सचिव है, या इनमें से कौन। चलिए बताइएगा कि राज्यों के वित्तीय लेखों का नियंत्रण जो रखता है वो कौन रखता है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। चलिए तो देखिए यहां पर जो आंसर आपका दिया गया है वो आपका डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अब देखिएगा कि केंद्र के साथ साथ राज्यों की वित्तीय लेखों पर नियंत्रण का कार्य भी भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के द्वारा किया जाता है, और कै का वर्णन आर्टिकल 148 में है। तो याद रखिए इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, महायान संप्रदाय का उद्भव कहाँ हुआ था, महायान संप्रदाय का जो उद्भव हुआ था ये कहाँ हुआ था, 10 नंबर में। तो 10 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा कश्मीर में आपकी जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, कौन, चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कनिष्क के समय में, वहीं पर ये जो आपका बौद्ध संगीत बौद्ध था ये 2 भागों में टूट गया था, है ना, हीनयान और महायान। तो ऑप्शन क्या बनेगा, सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है। और यहां पर देख सकते हैं कि जो आपके 4 महत्वपूर्ण आपके बौद्ध सम्मेलन हुए हैं। तो याद रखिएगा पहला जो बौद्ध सम्मेलन हुआ था वो राजगृह में हुआ था, किसके समय, आजाद शत्रु के समय हुआ था, ठीक है ना, और अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप थे। अगला यहाँ पर दूसरा आपका जो हुआ था बौद्ध संगीति वो वैशाली में हुई थी, कहाँ पर, वैशाली में, वैशाली, और किसके समय, कालाशोक में। और अगला दिया गया है तीसरी आपकी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में अशोक के समय हुई थी। और यहाँ पर जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी वो कुंडलवन कश्मीर में, और किसके समय, कनिष्क के समय में, और अध्यक्ष कौन थे, तो आपके वासमित थे। और इसी के समय हीनयान और महायान आपका टूट गया था। वहीं पर देख सकते हैं कि 5वीं सदी में या 7वीं सदी में कन्नौज में हर्षवर्धन ने बौद्ध संगीति करवाया था, किसने, हर्षवर्धन ने। और इसके जो अध्यक्ष थे वो आपके ह्वेनसांग थे। तो जितना भी हमने गोला मारा है ना, इस गोला को आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि ये गोला आपके काम में बहुत ज्यादा आएगा, ठीक है। ये जितने भी गोला आपके बहुत काम में आने वाले हैं, अगर पूछा जाता है तो यहीं से पूछा जाता है। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर देखो दिया गया है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान बताइएगा किस राज्य में स्थित है। चलिए बताइएगा कि बांधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहां पर स्थित है, इसका आंसर देना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए देखिए 11 नंबर के ऑप्शन की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर है। याद देखिए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बनेगा बी नंबर है, मध्य प्रदेश इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। और ये मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में है और 1968 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। कब? 1968 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। और यहाँ पर जो सफेद बाघ और तेंदुआ भी पाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए झारखंड में कुछ आपके उदाहरण है, जैसे आपके बेतला राष्ट्रीय पार्क, हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क और धीमा राष्ट्रीय पार्क ये कहां पर है, झारखंड में है। मध्य प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण आपके उद्यान हैं, जैसे चंदौली, देखो चंदौली दिया गया, चंदौली नहीं है, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में, ठीक है। और यहाँ पर तड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व आपके महाराष्ट्र में, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में और नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में। यहाँ पर देखिए गुजरात में कौन है, तो गिर नेशनल पार्क, कच्छ रेगिस्तान वन्य जीव अभ्यारण्य और भावनगर ब्लैक बक नेशनल पार्क कहाँ पर है, गुजरात में है। तो यहाँ पर गिर वाला पूछा जाता है, अर्थात गुजरात वाले तो पूछे ही जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किसने किया था। नेशनल प्लानिंग कमेटी का जो गठन किया वो किसने किया था। चलिए यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा, राइट क्या हो जाएगा, ये है आपके सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर जो आंसर है वो सी हो जाएगा कि नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन 1938 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित किया था। और योजना आयोग की स्थापना दोस्तों याद रखिएगा, ये भी पॉइंट याद रखिए, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, 15 मार्च 1950 को, लेकिन इसका नाम परिवर्तन हुआ था 1 जनवरी 2015 को और इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया, नीति आयोग कर दिया गया। किसका, योजना आयोग का। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है कि पेलेग्रा रोग जो होता है ना, ये जो रोग होता है किस विटामिन की कमी से होता है। पेलाग्रा नामक जो रोग होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है। 13 का ऑप्शन यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा। चलिए 13 की अगर बात किया जाए दोस्तों तो आप आंसर में से क्या हो जाएगा, सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, जल्दी से बताइए ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए ऑप्शन सी आ रहा है, बिल्कुल सही है। याद रखिएगा विटामिन B3, क्या विटामिन B3 इसका जो आंसर है वो राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर इसको नियासिन भी कहा जाता है। यहाँ पर आगे बढ़िए, यहाँ पर देखिए कुछ आपके महत्वपूर्ण आपके
जो आपकी विटामिन है और उनका रासायनिक नाम है। जैसे विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, थायमिन है। विटामिन B2 का नाम क्या है, राइबोफ्लेविन है। विटामिन B3 का नाम क्या है, नियासिन है। विटामिन B5 का नाम है पेंटोथेनिक एसिड है। और विटामिन 6 का नाम क्या है, तो पैराडॉक्सिन हो जाएगा। विटामिन 7 का नाम बायोटिन है। B11 का नाम है फोलिक एसिड और B12 का नाम है कोबालमिन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है भू प्रॉपर्टी में बहुतायत मात्रा में पाया जाने वाला रासायनिक तत्व में से क्या हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आंसर देना है 14 का ऑप्शन देना है, क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 14, भू प्रॉपर्टी में बहुतायत मात्रा में पाया जाने वाला रासायनिक तत्व पूछा गया है। और 14 की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिए ऑक्सीजन। कौन है, ऑक्सीजन आपका सबसे ज्यादा पाया जाता है भू प्रॉपर्टी में। ऑप्शन बनेगा आपका नंबर राइट हो जाएगा। और देख सकते हैं कि ऑक्सीजन देखा जाए लगभग आपका इतना परसेंट है। और यहाँ पर देखिएगा ऑक्सीजन आपका 46.60, सिलिकॉन 27, एल्युमिनियम 8 और लोहा आपका 5। ठीक है, लगभग में आपको दिया है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला है किसानों द्वारा प्रसिद्ध खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस राजनेता ने किया था। किसानों का जो प्रसिद्ध खेड़ा सत्याग्रह था इसका नेतृत्व किस राजनेता ने किया। 15 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। देखिए 15 की अगर बात किया जाए तो आपका जवाब हो जाएगा सी, महात्मा गांधी। क्या, महात्मा गांधी इसका जो आंसर है वो राइट हो जाएगा। दोस्तों आपको मालूम होगा कि चंपारण के बाद देखा जाए तो गांधी जी ने यहाँ पर समस्याओं को लिए यहाँ पर आंदोलन शुरू किया था। तो यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, चंपारण। यहाँ पर कह सकते हैं कौन सा पूछा गया था, अच्छा खेड़ा पूछा गया था। ठीक है, तो आपके कहां पर इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। चंपारण पूछ लेता तो देखिए चंपारण सत्याग्रह के बाद गांधी जी ने 1918 में खेड़ा अर्थात गुजरात के किसानों की समस्याओं को लेकर आंदोलन शुरू किया था। खेड़ा में गांधी जी ने अपने प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह की शुरुआत की थी। तो दोस्तों याद रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि प्रथम जो आपका किसान सत्याग्रह था वो कौन था, तो खेड़ा वाला वास्तविक रूप आपका दिया, वास्तविक किसान सत्याग्रह की शुरुआत यहाँ पर किया था। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि वह शुष्क पुष्पकली जिसका प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है। तो ये बताइएगा कि यहाँ पर कौन सी ऐसी चीज है जो मसाले में प्रयोग की जाती है, बताइएगा ऑप्शन में। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो आपसे ये भी पॉइंट आपसे पूछा गया है, पुष्पकली, वो भी कैसी, शुष्क पुष्पकली। तो ये आपके हो जाएगा लौंग, है ना। क्या होता है, लौंग। क्योंकि जो लौंग होता है ये एक सुगंधित पुष्पकली है। लौंग एक सुगंधित पुष्पकली है जिसका प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है और यह एक सदाबहार पौधा है। ठीक है, इसकी उत्पत्ति इंडोनेशिया में हुई थी। कहाँ पर, मूलतः इंडोनेशिया में हुई थी। भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडोनेशिया आदि देशों में इसका व्यापारिक उत्पादन किया जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करनिएगा। तो चलिए भी बताइएगा कि यहाँ पर जो फल है ना, यहाँ पर देखा जाए पत्ता गोभी है, तो क्या है, पत्ता गोभी जो है ये है क्या। तो ये देखिए पत्ता गोभी पत्ता है ना, पत्ता गोभी पत्ता है, यहाँ पर 3 हो जाएगा। आलू अगर आपसे पूछा जाए तो आलू क्या बताएंगे आप लोग, आलू कहेंगे ये तना है, आलू क्या है, तना हो जाएगा। गाजर क्या है, तो आप कहेंगे सर गाजर जो है वो आपका जड़ है, यहाँ पर 4 हो जाएगा। और शिमला मिर्च क्या है, तो एक फल हो जाएगा। याद रखिए शिमला मिर्च क्या होता है, एक फल होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर हो गया। तो 3 2 4 1 इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 3 2 4 1 देखिए 3 2 4 1 ऑप्शन मिल गया है ए नंबर। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए विभिन्न पादपों के खाने वाले जो भाग होते हैं वो होते हैं। फल में देखिए शिमला मिर्च टमाटर हो गया, पत्तियों में आपका पत्ता गोभी पालक हो गया, बीज में आपका मक्का मटर गेहूं चावल, फूल में यहाँ पर फूल गोभी ब्रोकली, तना में आलू गन्ना, और यहाँ पर गाजर जो जड़ में आपका आता है जैसे गाजर और मूली। अगला बताइएगा कि आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर मोदी जी ने कितनी नई वंदे भारत ट्रेन शुरू करने का निर्णय लिया है। बताइएगा आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर मोदी जी ने कितनी नई वंदे भारत ट्रेन शुरू करने का निर्णय लिया है। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन देना है। तो दोस्तों आपका जवाब हो जाएगा 75, है ना, क्योंकि 75वें कह सकते हैं आजादी का महोत्सव मनाया गया था। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी नंबर 75 ट्रेन इसका आंसर राइट हो जाएगा। क्लियर। और याद रखिएगा कि 12 मार्च 2021 से 15 मार्च 2023 तक मनाया जा रहा है आजादी का अमृत महोत्सव। 75 सप्ताह में 75 वंदे भारत ट्रेनों के कोने कोने से जोड़ेंगे, अर्थात भारत के कोने कोने से ये होंगी। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर देखो दिया गया अगला क्वेश्चन कह रहा आपसे किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वन आच्छादित है। किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वन आच्छादित है, अर्थात उसके क्षेत्र के अनुसार देखा जाए तो जो प्रतिशत के आधार पर वन आपका है वो ज्यादा है। ये कहां पर है 19 नंबर में। तो आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर देखिए, आपका जवाब क्या हो जाएगा, कह रहा है किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वन आच्छादित है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो हो जाएगा आपका डी नंबर है, यहाँ पर जापान हो जाएगा, जापान। अब देखिएगा कि यहाँ पर जापान में देखिए कितना है 68.4%, इंडोनेशिया में कितना है 49.86%, और भारत में लगभग आपका है 22.83, और चीन में है 23.3
3 5 हो जाएगा। ठीक है, ये आंकड़ा 2016 के अनुसार जो कि विश्व के अनुसार है, थोड़ा वो परिवर्तन जरूर हुआ होगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि टाइम की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किसे शामिल किया गया है। यहाँ पर देखिए 20 नंबर में जो ऑप्शन है राइट क्या हो जाएगा, तो सबसे प्रभावशाली महिलाओं में ये जो आपके कौन, ममता बनर्जी को शामिल कर लिया गया है। ठीक है, 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में जो शामिल किया गया है, ममता बनर्जी को शामिल किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और यहाँ पर 2021 जो निर्मला सीतारमण थी, इनको प्रथम स्थान मिला था, नीता अंबानी को द्वितीय मिला था। ठीक है, और सौम्या स्वामीनाथन को तृतीय स्थान मिला था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कौन सी हड़प्पी नगर 3 भागों में विभक्त था। कौन सा हड़प्पा कालीन नगर जो 3 भागों में विभक्त था 21 नंबर में। तो दोस्तों आपका जवाब क्या हो जाएगा 21 नंबर में, चलिए जवाब दीजिए 21 नंबर में। तो देखिए 21 नंबर का ऑप्शन आपका सी नंबर याद रखिए, धौलावीरा। क्या है, धौलावीरा एक आयताकार बना था और इस नगर को 3 भागों में, किला, मध्य नगर एवं निचला नगर में विभाजित किया गया था। और हड़प्पा नामक पूरा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, याद रखिए। और यहाँ पर जो कालीबंगा है वो राजस्थान में है, लोथल, सुरकोटदा है ना धौलावीरा में है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि कोरियोलिस प्रभाव किसका परिणाम होता है। कोरियोलिस जो आपका प्रभाव होता है ये किसका प्रभाव होता है। यहाँ पर 22 का ऑप्शन क्या बनेगा, तो देखिए आपका जवाब हो जाएगा जो पृथ्वी घूर्णन करती है ना, पृथ्वी घूर्णन करती है, इसी वजह से लगता है ना ये बल। तो आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही ये बल उत्पन्न होता है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत रत्न अब तक कितने गैर नागरिकों को दिया जा चुका है। चलिए भारत रत्न अब तक कितने गैर नागरिकों को दिया जा चुका है, और ये क्वेश्चन अब आपका तुक्का लायक हो गया है। तो चलिए फिर जवाब दीजिए, आपका आंसर में से क्या बनेगा, इसका सही आंसर दीजिएगा, आपका जवाब इनमें से क्या होगा। चलिए 2 नंबर, वेरी गुड, आप लोगों ने बिल्कुल सही मार दिया। यहाँ पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर 2 लोगों को। ठीक है, 2 लोगों को दिया गया है। यहाँ पर देखिएगा जो आपके कह सकते हैं कि आमतौर पर भारत में जन्मे नागरिकों को ही भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है, लेकिन मदर टेरेसा और 2 गैर भारतीयों, पाकिस्तान के राष्ट्रीय नेता खान अब्दुल गफ्फार खान और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति थे नेल्सन मंडेला को प्रदान किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है ना, और पहला भारत रत्न जो दिया गया था वो किसे दिया गया था, तो आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है संसद की लोक लेखा ने हाल ही में अपना स्थापना के कितने वर्ष पूरा कर लिया है। चलिए बताइएगा, संसद की लोक लेखा ने हाल ही में अपनी स्थापना के कितने वर्ष पूरा कर लिया है। आपका जवाब क्या हो जाएगा 24 नंबर में। तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा आपका सी नंबर 100 वर्ष, कितने, तो आपके 100 वर्ष इन्होंने पूरा कर लिया, याद रखिएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस बताइएगा। तो देखिए 100 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सभी का जवाब बिल्कुल सही होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपने बहुत बार पढ़ा है। यहाँ पर देखिए आपका जवाब है 25 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 12 जनवरी को मनाते हैं, स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और इसके बाद यहाँ पर अगला पॉइंट में देखिए, अगर अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पूछ ले, तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पूछ ले तो आपको 12 अगस्त बताना है। ठीक है, क्या 12 अगस्त बताना है, लेकिन राष्ट्रीय युवा दिवस पूछा जाता है जो अपने भारत में मनाते हैं वो आपका यहाँ पर कब, 12 जनवरी हो जाएगा। ठीक है, और ये जो आपका दिया अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है वो 12 अगस्त हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर देखो दिया अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, तो ये बताइएगा डूरंड रेखा जो आपकी जाती है वो किसके बीच जाती है। डूरंड रेखा जो आपकी है वो जाती है किसके बीच जाती है, तो देखिए यहाँ पर डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा बनाती है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच सीमा रेखा बनाती है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच यहाँ पर सीमा रेखा बनाती है। और हिंडनबर्ग रेखा है ये जर्मनी और पोलैंड के बीच सीमा रेखा बनाती है। और अगला है मैन रहीम रेखा, देखिए याद रखिएगा, मैन रहीम रेखा रूस और फिनलैंड के बीच सीमा रेखा बनाती है। मैग्नीकाट रेखा जो आपकी है वो जर्मनी और फ्रांस के बीच सीमा रेखा बनाती है। और अगला यहाँ पर दिया गया है 17वीं समानांतर रेखा। 17वीं समानांतर रेखा उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के बीच सीमा रेखा बनाती है। 38वीं जो समानांतर रेखा है उत्तरी और दक्षिण कोरिया के बीच है। और 49वीं समानांतर रेखा उत्तरी अमेरिका और कनाडा, मतलब अमेरिका और कनाडा के बीच रेखा बनाती है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है चक्रवात के नाम और स्थान। देखिए हरिकेन जो आपका चक्रवात आता है ये कैरेबियाई द्वीप में समूह में आता है। कहां पर, चक्रवात में जो हरिकेन आपका है कैरेबियाई द्वीप समूह से आपका आता है। टाइफून जो आपका है वो दक्षिणी चीन सागर में ये तूफान आता है। विली विली अगर पूछे विली विली, तो विली विली जो आपका चक्रवात है ये ऑस्ट्रेलिया में आता है। कहां पर, ऑस्ट्रेलिया में। अगला है टार्नेडो, जो टार्नेडो है ये आपके यूएसए में आता है, यूएसए में आता है। और अगला दिया गया चक्रवात की अगर बात करें
हैं तो चक्रवात सिर्फ आपके हिंद महासागर में बोलेंगे। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है विश्व के प्रमुख घास के मैदान, विश्व के घास के क्षेत्र आपसे दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है स्टेपी प्रदेश, और स्टेपी जो घास के मैदान है वो आपका शीतोष्ण घास का मैदान है, और ये आपके सोवियत रूस में आपका मिलता है, या तो हम लोग इसे यूरेशिया भी कह सकते हैं। अगला प्रेरी घास के मैदान, ये आपके शीतोष्ण घास के मैदान है और यूएसए और कनाडा के क्षेत्र में पाए जाते हैं। पंपास घास के मैदान आपके शीतोष्ण घास के मैदान है और अर्जेंटीना में ये पाए जाते हैं। वेल्ड घास के मैदान ये शीतोष्ण घास के मैदान है और दक्षिण अफ्रीका में आपके पाए जाते हैं वेल्ड घास के मैदान। अब आते हैं यहाँ पर डाउन्स, तो डाउन्स आपका शीतोष्ण घास का मैदान है, डाउन्स जो आपका शीतोष्ण घास का मैदान है ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। अगला है पुस्ताज घास के मैदान, ये भी शीतोष्ण लेकिन हंगरी में, कहाँ पर है, हंगरी में पाए जाते हैं। अगला है कैंटरबरी, ये आपका शीतोष्ण कहाँ पर है, न्यूजीलैंड में। अच्छा आप लोग ये मत समझिए कि क्या सिर्फ यहीं पर होते हैं, ऐसे वन जहाँ पर ज्यादा होते हैं वहां पर फोकस किया गया है। वैसे तो आपका सवाना घास के मैदान आपके भारत में भी पाए जाते हैं, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। सवाना घास के मैदान सबसे ज्यादा आप कहेंगे तो कहेंगे अफ्रीका में, लेकिन क्या आपके भारत में नहीं है, सवाना घास के मैदान भारत में भी हैं। तो जो ज्यादा से ज्यादा होता है उसी पर पूछा जाता है। चलिए यहाँ पर देखिए सवाना कहाँ पर है, ये उष्ण घास का मैदान है और ये मध्य अफ्रीका में पाए जाते हैं। अगला यहाँ पर दिया है लानोज घास का मैदान, ये उष्ण घास का मैदान है और अमेजन बेसिन में। कंपोज घास का मैदान ये उष्ण है आपके ब्राजील में। पटाना घास का मैदान उष्ण है, श्रीलंका में है। और पार्कलैंड घास के मैदान उष्ण है और आपके ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। तो आप लास्ट वाले भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है यहाँ पर विश्व की प्रमुख झीलें दिया गया है। तो देखिए विश्व की प्रमुख झीलों में यहाँ पर कैस्पियन सागर, देखिए कैस्पियन सागर ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है और इसका जो विस्तार है वो ईरान, कजाकिस्तान, रूस, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान की सीमा पर इसका विस्तार है। किसका, तो आपकी कैस्पियन सागर का, जो कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। और अगला है और ये विस्तार है। अगला है यूरॉन झील, इरी झील और ओंटारियो झील, ये यूएसए और कनाडा के बीच बॉर्डर पर आपकी है। और अगला आपसे दिया गया है अराल सागर, ये झील आपके कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में सीमा रेखा है, अर्थात इसके बीच में है। टंगानिका झील आपके तंजानिया और कांगो में इसका विस्तार है। आगे बढ़िए, अगला पॉइंट दिया गया है यहाँ पर देखो दिया बैकाल झील, जो बैकाल झील है ये रूस में सबसे गहरी झील है, ठीक है। बैकार जो आपकी सबसे गहरी झील है जो कि रूस में है। अगला है कि विनपेग झील, ग्रेट स्लेव झील, ग्रेट वियर झील, ये कहां पर है, तो आपके अथाबास्का और कनाडा में है, मतलब वही आपका अमेरिका वाले एरिया में है। अगला टिटकाका झील कहां पर है, तो आपके बोलिविया और पेरू में आपके है। और जो टिटकाका झील आपकी है ये विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायान झील है। कैसी, नौकायान झील है जो आपकी टिटकाका झील है। और इसे हनीमून झील भी कहा जाता है, इसे हनीमून झील भी कहा जाता है टिटकाका झील को। अगला दिया गया है कि मृत सागर झील, मृत सागर झील ये आपके इजराइल और जॉर्डन में है। अगला दिया गया है वान झील आपके कहां पर है, आपके तुर्की में है। रेनडियर झील आपके कहां पर है, कनाडा में है। और अगला आपसे यहां पर दिया गया है आयर झील, और आयर झील कहां पर है, तो आपके दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट साल्ट लेक आपके अमेरिका में है और मानसरोवर झील तिब्बत में है। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो कि आपकी क्लास के अंत में भी यहाँ पर बताए गए। साथ ही दोस्तों वीडियो एग्जाम की बेहतर तैयारी करने के लिए आप लोग हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं, देव जीके ट्रिक ऐप, जो कि प्ले स्टोर में मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी गई है, उसे क्लिक करके आप लोग जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको कुछ फ्री पीडीएफ भी हैं, कुछ फ्री वीडियो भी हैं और कुछ पीडीएफ जो आपके यहाँ पर पैसे से आपको मिलेंगी, लेकिन पीडीएफ आपको एक नंबर की मिलेगी। यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे आपका यूपी स्पेशल आपका है और जो भी पॉइंट अभी तक पूछा गया है या पूछा जा सकता है संभावित, उसको यहाँ पर देखिए हाईलाइट भी किया गया है। यहाँ पर जीके की पीडीएफ आपको पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर आपको देखो समझाया भी गया है, पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर बता दिया गया है। जितने भी आपके आंदोलन वगैरह हैं बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से यहाँ पर समझाया गया है, चाहे वो आपका साइंस हो या आपका कोई भी टॉपिक है आपको मिलेगा। यहाँ पर देखिए इतिहास के लिए यहाँ पर देखिए 700 क्वेश्चन आपके हैं, भूगोल के यहाँ पर 500 क्वेश्चन आपके दिए, संविधान के 500 क्वेश्चन और मिक्स जीके के आपके 1000 क्वेश्चन है। कुल मिला के लगभग 27 क्वेश्चन आपको इस प्रकार से मिलेंगे जो कि आपके टॉपिक वाइज होंगे। और इसके बाद यहाँ पर टॉपिक वाइज टेस्ट भी रखा गया है। हिंदी के यहाँ पर 250 क्वेश्चन आपके टॉपिक वाइज टेस्ट में भी हैं, पॉलिटी का है, ज्योग्राफी का है, साथ में जीके के 10 प्रैक्टिस सेट भी जो आपके 50 क्वेश्चन के हैं वो भी यहाँ पर रखा गया है। स्टैटिक जीके की आपकी थ्योरी भी होगी और साथ में यहाँ पर 200 प्लस प्रश्न भी आपके यहाँ पर दिए गए हैं। मात्र यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि अगर हिंदी का कंप्लीट कोर्स लेते हैं जिस पर आपको 99 रुपये पे करना पड़ेगा, कंप्लीट हिंदी आपकी है और आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हैं। वहीं पर दोस्तों यहाँ पर जीके में हमने आपको दिखाया कि जीके में यहाँ पर मात्र 99 रुपये में यहाँ पर 5000 क्वेश्चन लगभग आपके होंगे और इसमें से 200 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के भी आपके हैं। साथ में यहाँ पर दोस्तों आपके स्टैटिक जीके के भी क्वेश्चन आपको इसमें से आपको मिलेंगे। यहाँ पर यूपी स्पेशल जो कि आप देख सकते हैं, यूपी स्पेशल की जो पीडीएफ है कंप्लीट आपकी थ्योरी है और आपके लगभग 700 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपके यहाँ पर दिए गए हैं।
और कंप्लीट आपकी थ्योरी है। तो आप लोग हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं और बेहतर तैयारी वीडियो एग्जाम के लिए कर सकते हैं, जहां पर आपको PDF फॉर्मेट में बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको यहां पर मिलेगा और बेहतर तरीके से तैयारी कर पाएंगे। उम्मीद है कि क्लास अच्छी लगी है। क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है।